तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। पिछले 2 क्लासेस में मैंने इस चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है वो सभी को बता दिया है अच्छे से और लिखवा भी दिया है। आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाले होंगे। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा है कि वैद्युत आवेश के गुणों को लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के गुणों को लिखे। तो चलिए देखते हैं हमारा विद्युत आवेश के कौन कौन से गुण हैं। तो इसका उत्तर में लिखिएगा वैद्युत आवेश के निम्नलिखित गुण हैं। ठीक है, सबसे पहला गुण कौन सा है इसको लिख लीजिएगा कि वैद्युत आवेश के निम्नलिखित गुण है। पहला में है कि यह एक अदिश राशि है। ये विद्युत चैप्टर का विद्युत धारा का जितना भी क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादातर जो भी है राशि तो अदिश राशि ही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा ऐसे ही ट्रिक में कि विद्युत चैप्टर में जितना भी राशि कहेगा तो अदिश राशि है, जितना भी यूनिट है वो सब अदिश राशि है। ठीक है, तो इसका यह पहला गुण हो जाएगा कि यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। चलिए इसका दूसरा गुण को देखते हैं क्या है। तो इसका दूसरा गुण है कि ये आवेश जो होते हैं वो योज्य होते हैं, मतलब इनको जोड़ा जा सकता है। आवेश जो होते हैं उनको जोड़ा जा सकता है, ये योज्य होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए कि आवेश योज्य होते हैं। योज्य का मतलब अभी बताएं हम कि जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग जोड़ सकते हैं उसको हम लोग योज्य कहते हैं। ठीक है, योज्य होते हैं, आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब इनको जोड़ा जा सकता है। और तीसरा गुण है कि ये हमेशा संरक्षित होते हैं। पिछले क्लास में बताया भी था कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो आवेश जो होते हैं क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। ये 3 गुण आप लोग लिख देंगे तो एग्जाम में 2 नंबर का ये आएगा क्वेश्चन और 2 में 2 आपको मिल जाएगा। और आप लोग अधिक भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं कि आवेश जो होते हैं इनका क्वांटीकरण हो सकता है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ये विद्युत आवेश क्वांटीकृत होते हैं। विद्युत आवेश क्वांटीकृत होते हैं। और क्वांटीकरण में फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया था आपको, Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस का NE होता है। इससे हम लोग उसमें कोई भी आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं Q बराबर NE से। पिछले क्लास में हमने बताया था, आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आते रहता है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको VVI में एकदम रखिएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। ठीक है, क्षेत्र रेखाएं, इसी को बल रेखा भी करके क्वेश्चन में देता है, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, आप लोग समझ जाइएगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ये सभी हमारा लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है और 2 नंबर में हम लोग एग्जाम में आते रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग एकदम हम जैसे लिख रहे हैं बोर्ड पर वैसे ही आप लोग एग्जाम हॉल में भी जाकर लिख सकते हैं पेपर पे। एकदम एक एक वर्ड को ऐसे ही लिख लीजिएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो वैद्युत बल रेखाएं लिखिएगा कि एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में जो कटान हमारा बिंदु होगा, क्योंकि अगर देखिए एक दूसरे को काटेंगी तो एक कटान हमारा बिंदु होगा, तो उस स्पर्श रेखा पे हमारा वहाँ पे एक स्पर्श बिंदु भी बन जाएगा। वहाँ पर क्या बनेगा, स्पर्श बिंदु। और इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर 2 अलग अलग दिशाओं में विद्युत क्षेत्र रेखा हो जाएगा।
वहाँ पे उस बिंदु पर ये मतलब होगा कि वहाँ पर दो अलग अलग दिशा में विद्युत क्षेत्र हैं, जो कि हमारा कभी भी हो ही नहीं सकता, असंभव है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा का हम लोग गुण में पढ़े थे कि एक दूसरे को ये एक दिशिक होते हैं, ये अलग अलग रेखा में इनका दिशा नहीं होता है, और इसमें आ जाएगा हमारा कि अलग अलग दिशा में होंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, तो लिख लीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में कटान वाले बिंदु पर, जो कटान का बिंदु होगा, ठीक है, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, जो कटान बिंदु होगा, मान लीजिए कटान बिंदु यहाँ पे दो अलग अलग दिशाओं से मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखा काटेंगे, तो एक का दिशा इधर हो जाएगा और एक का दिशा इधर हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा, एक बिंदु पर दो अलग अलग दिशा में नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। और स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, जो कि असंभव है। इसे लिख लीजिए अच्छे से। क्या लिखे हैं एक बार फिर से देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे एक ही बिंदु पर, ये लिख लीजिएगा, इससे एक ही बिंदु पर दो अलग विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, एक ही बिंदु पर दो अलग दिशाओं में लिख लीजिए। ठीक है, दो अलग दिशाओं में विद्युत क्षेत्र होगा, जो असंभव है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा जो है विद्युत फ्लक्स क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, उत्तर में लिख लीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में भी हमने बताया था, विद्युत फ्लक्स हमारा अंतिम टॉपिक था पिछले क्लास का। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स समझ गए होंगे। इसे हम लोग कैसे सूचित करते हैं, लिख लीजिएगा, इसको सूचित कैसे करते हैं, तो फाई ई से सूचित करते हैं, फाई ई। और फाई बराबर हमारा क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स बराबर हमारा होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई क्या है हमारा, यहाँ पे ई जो है विद्युत क्षेत्र है, और ए यहाँ पे पृष्ठ का क्षेत्रफल है, छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो विद्युत फ्लक्स आपका क्लियर हो गया है। और विद्युत बल रेखाओं के गुण को देखते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते रहता है एग्जाम में। जितना भी हो रहा है सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन चल रहा है आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपका है कि विद्युत बल रेखाओं के या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है। इसका उत्तर में लिखिएगा, पहले तो लिख लीजिएगा कि ऐसे सब क्वेश्चन जब भी आते हैं कि इसके गुण क्या है या इसके कितने गुण हैं लिखिए, तो इस सब क्वेश्चन का आंसर पहले आपको देना है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। ठीक है, या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। अब नंबर 1 में लिखिएगा करके। ठीक है,
नंबर 1 में लिखेगा कि ये हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होते हैं, ठीक है, मतलब ये धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे समाप्त होते हैं। हमेशा का इनका है वैद्युत बल रेखाओं का, ये जो है हमेशा धन आवेश से शुरू होकर धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे समाप्त होते हैं, ठीक है। इनका ये गुण है कि धन आवेश से शुरू होते हैं और निगेटिव यानी कि ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। इसका एक गुण हमने पिछला क्वेश्चन में भी बताया था कि ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। तीसरा गुण हमारा क्या है, वैद्युत बल रेखाओं का जो हमारा तीसरा गुण है वो कहता है कि ये जो रेखाएं हैं ये हमेशा सतत वक्र होती हैं, ठीक है। ये मतलब ये लगातार होती है, रुकती भी नहीं है, यही नहीं कि यहाँ पे आधा रुक के यहाँ पे ऐसे चला, ये लगातार ऐसे होंगी, ठीक है। तो ये रेखाएं ये सतत वक्र होती हैं, ये सतत वक्र होती है। सतत मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। सतत मतलब लगातार होता है, याद रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट गुण है, आप लोग एग्जाम में तो 3 ही गुण लिखिएगा, ठीक है, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा गुण भी बता देते हैं ताकि आप लोग को अगर एक गुण नहीं आया तो दूसरा लिख लेंगे। ये जो है चालक से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। चालक है तो वहाँ पर रुक जाएंगे, चालक से होकर नहीं गुजरेंगे, याद रखिएगा। चालक की ये कैसे चलती है, अगर कोई चालक बीच में आ जाए तो उसके लंबवत से चलेंगे, उससे होकर आर पार करके नहीं गुजरेंगे, ठीक है। ये भी गुण आप लोग याद रखिएगा इसका। अब ये जो रेखाएं होती है एक दिशिक होती है, हमने पिछले क्लास में भी बताया था आपको, ये हमेशा एक दिशिक होती है। ये नहीं कि एक ठो इधर चल रही है तो एक ठो उल्टा चलेगी, ये हमेशा एक दिशिक होती हैं। ये सतत वक्र होती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव की ओर चलती हैं, ये सब इसका गुण है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक को लिखिए, ठीक है। इसका मात्रक और विमा को भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा, हम एक ही में करके सारा को लिखवा देते हैं, ठीक है। कि विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। तब तक से आप इतना क्वेश्चन को अच्छे से पहले देख लीजिए क्या क्या लिखवाए हैं, अच्छे से आप लोग नोट करते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में भी आए, साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते होंगे। वैद्युत क्षेत्र किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होता है। ये क्या होता है, उत्तर में लिखिएगा, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए, बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे सूचित कैसे करते हैं, तो इसे ई वेक्टर से सूचित करते हैं, ई वेक्टर से। और ई वेक्टर बराबर क्या होता है, पिछले क्लास में भी बताया था, F/Q, ठीक है। ई बराबर F/Q, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफिनीशन में ही लिखा है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फॉर्मूला को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपका मदद करेगा। तो इस फॉर्मूला से ही आप लोग इसका निकाल सकते हैं विमा को। F का क्या होता है, MLT-2, और ये Q बराबर क्या होता है, चार्ज का Q बराबर 80, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, MLT-3 A-1, ठीक है। तो इसका ये क्या है, विमा है। विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इसका ये भी लिख लीजिएगा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसके एसआई मात्रक को लिख लीजिएगा, एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम है। तो विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत बल
विद्युत बल रेखा को परिभाषित करें। तो विद्युत बल रेखा क्या है, आप लोग तो जानते ही होंगे। विद्युत बल रेखा मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह किसी बल का अनुभव करती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, विद्युत क्षेत्र रेखा चाहे विद्युत बल रेखा कहेंगे। उत्तर में लिखिएगा किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर उसके विद्युत क्षेत्र को, ठीक है, उसके विद्युत क्षेत्र को निरूपित चाहे दर्शाने, निरूपित मतलब उसको दर्शाना, तो निरूपित करने वाली रेखाएं, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर उसके विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली रेखाओं को डॉट डॉट लिख लीजिएगा। अब आगे विद्युत बल रेखा कहते हैं। तो विद्युत बल रेखा आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इसको विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं, याद रखिएगा कि इसको विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो 2-3 साल आया हुआ है पिछले। क्या क्वेश्चन है कि दो समान धन आवेश, ठीक है, क्वेश्चन है कि दो समान धन आवेश हवा में, दो समान धन आवेश हवा में कुछ दूरी पर, दो समान आवेश हवा में कुछ दूरी पर हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे। अब क्वेश्चन है तो इसका आप लोग देखिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि दो समान धन आवेश, पहले मतलब दो समान आवेश हम लोग मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। धन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव चार्ज हम लोग ले लिए, ठीक है। इसमें हम लोग का कह रहा है कि इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचिए। तो हम लोग इसको पहले अलग करने के लिए डॉट डॉट काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इससे विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे खींचेंगे जी, तो इससे भी विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ ऐसे करके जाएंगी। एग्जाम में ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ऐसे करके इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दीजिएगा, ठीक है। दो पॉजिटिव चार्ज बनाइए और ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दीजिए। इस तरह बहुत सारी से हो जाएंगे ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है आप लोग को एग्जाम में, लेकिन आते रहता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली विद्युत रेखाएं खींचिए। ये तो दो समान धन आवेश से अब ऐसे ही क्वेश्चन कहा जाता है समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। समरूप तो इसके नाम से ही क्लियर है कि जो बराबर जाए, ठीक है। समरूप रेखाएं खींचने को कहेगा तो कैसे खींचिएगा आप लोग। समरूप रेखा में आप लोग क्या कीजिएगा कि ये विद्युत बल रेखा जो होती है सरल रेखा और समान दूरी पर होती है। सरल रेखा होती है और समान दूरी पर होती है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, समान होगा, जैसे रेल का पटरी होता है। और इसको ऐसे रेखा खींच दीजिए, ये हो जाएगा आप लोग का समरूप विद्युत क्षेत्र रेखा। और असमरूप का आएगा तो क्या कीजिएगा, इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी खींच दीजिए, ये सब क्या हो जाएगा, असमरूप हो जाएगा। एक सीधा है, एक ऐसे टेढ़ा है, ये सब क्या है, असमरूप है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमें कैसी जानकारी मिलती है। जो हम विद्युत क्षेत्र रेखा खींचते हैं उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है या प्राप्त होती है, यही क्वेश्चन में आएगा आपका 2 नंबर में आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा से सब पहले लिख लीजिएगा कि हमें निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त होती है। नंबर 1 में है हमारा क्षेत्र की प्रबलता का जानकारी मिलती है, ठीक है, मतलब क्षेत्र की शक्ति क्या है या प्रबलता क्या है। क्षेत्र की शक्ति का मतलब वही प्रबलता क्या है, उसका जानकारी मिलेगा हमको, प्रबलता। और दूसरा में हमें किस चीज़ का जानकारी मिलेगा जी, इससे हमें आवेश की प्रकृति का भी जानकारी मिलेगा कि वो जो है आवेश कैसा है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है। आवेश की प्रकृति की जानकारी मिलेगी, ठीक है। और हमें क्या जानकारी मिल सकता है जी, उसके दिशा का भी जानकारी मिलेगा कि वो किस दिशा में है।
विद्युत क्षेत्र रेखा से हमें ये भी मालूम होगा कि दिशा क्या है। तो ये 3 जानकारियाँ हमें इस विद्युत क्षेत्र रेखा से मालूम चलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या समझते हैं। आवेश के, मार्कर थोड़ा सा खराब हो गया है, क्या करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या समझते हैं। थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम है, इसको आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या समझते हैं, आपको हम बोल रहे हैं वो पूरा ध्यान से सुनिएगा, अपने कॉपी में आप लोग ध्यान से उतारिएगा। यहाँ पे बोर्ड पर कुछ भी कुछ गलत हो जाता है तो इसका आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग अपने कॉपी में सही से उतारिएगा, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में सही से उतारिएगा, हम बोल रहे हैं जो ध्यान से सुनकर। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है देखते हैं। अब किसी चालक को चाहे अचालक पदार्थ हो, ठीक है, कोई अगर चालक हो या अचालक हो, उसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका पृष्ठ घनत्व कहते हैं। उत्तर में यही लिख लीजिए, किसी पदार्थ लिखते हैं, ठीक है, इसमें चालक और अचालक दोनों हो जाएगा। किसी पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, प्रति एकांक, पदार्थ में आपका दोनों आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पदार्थ में आपका चालक भी हो सकता है और अचालक भी हो सकता है। तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, ठीक है, आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे जी, उसका पृष्ठ घनत्व कहेंगे। आवेश की मात्रा को लिख लीजिएगा आगे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षिक वैद्युतांक को परिभाषित करिए। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, एक ही में आ सकता है, दोनों कैसे भी आए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो परावैद्युत शक्ति और अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। परावैद्युत शक्ति और अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आंसर कैसे लिखेगा, पहले आप लोग परावैद्युत शक्ति लिख लीजिएगा और इसको हेडिंग डालकर इसका पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, फिर अपेक्षिक परावैद्युतांक लिखकर उसका परिभाषा लिख दीजिएगा। दोनों का परिभाषा हम बताते हैं, क्या लिखिएगा। तो परावैद्युत शक्ति में लिखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां पर परावैद्युत माध्यम अचालक हो जाता है, ठीक है। परावैद्युत शक्ति का क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां चाहे जिस पर, ठीक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का वह अधिकतम मान जिस पर क्या हो जाता है, परावैद्युत माध्यम अचालक बन जाता है, ठीक है, अचालक बन जाता है। जहां तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है, ठीक है, चाहे बना रहे, उसे परावैद्युत शक्ति कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह सबसे अधिक मान, अधिक से अधिक मान हम लोग को लेना है जहां पर परावैद्युत माध्यम जो है वहां तक अचालक बना रहे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, परावैद्युत शक्ति कहते हैं। वो परावैद्युत शक्ति मतलब इस शक्ति से क्या होता है, अचालक बनता है। क्या बनता है, अचालक, क्या चीज, वो माध्यम जो है परावैद्युत का वो अचालक बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, परावैद्युत शक्ति कहते हैं। अब अपेक्षिक परावैद्युतांक में लिख लीजिएगा इसी डिफिनीशन में, अपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है पहले एक बार समझ लीजिए। किसी माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को कहते हैं। ये क्या होता है, तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक मान लीजिए एप्सिलॉन है मान लीजिए किसी माध्यम का परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन नॉट है आपका निर्वात का परावैद्युतांक, तो यही आपका हो जाएगा अपेक्षिक परावैद्युतांक। ये इसको किस चीज़ से हम लोग दर्शाते हैं, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से दर्शाते हैं।
अपेक्षिक परावैद्युतांक को किस चीज़ से दर्शाते हैं जी? एप्सिलॉन आर से। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? किसी माध्यम का परावैद्युतांक है। ये क्या है? किसी माध्यम का परावैद्युतांक है। और परावैद्युतांक क्या है हम लोग जानते ही हैं। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये निर्वात का परावैद्युतांक होता है। तो अपेक्षिक परावैद्युतांक आप लोग समझ गए होंगे डेफिनेशन। पहले इसको दर्शाते कैसे हैं? तो एप्सिलॉन आर से दर्शाते हैं। और ये किसके बराबर होता है? तो किसी माध्यम में परावैद्युतांक और निर्वात में परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात मतलब जानते हैं ना, ये अपॉन में करके लिख लेंगे। तो किसी माध्यम में परावैद्युतांक को कैसे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन से। और निर्वात में परावैद्युतांक को कैसे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। दोनों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम की, कूलाम्स लॉ के सीमाएं को लिखिए। ठीक है, कूलाम्स के नियम की सीमाएं लिखें। तो चलिए देखते हैं कूलाम्स के नियम की सीमा क्या है। पहले लिख लीजिएगा इसका उत्तर में कि कूलाम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। और सबसे पहला में क्या है कि सबसे पहले तो इसका डिफिनीशन में ही छुपा हुआ है कि कूलाम का जो नियम है यह पहले स्थिर आवेशों के लिए ये लागू होती है। ये लिख लीजिएगा कि ये स्थिर आवेशों के लिए, ये स्थिर आवेशों के लिए लागू होती हैं, लागू होती है। ठीक है, ये गतिशील आवेश अगर रहेंगे तो वहां पे कूलाम का नियम नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, इसका सीमा नंबर दूसरा है कि यह जो है बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ये केवल बिंदु आवेश के लिए, ये केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, इसमें ये भी याद रखिएगा कि ये जो है ना कूलाम के नियम, ये बिंदु आवेशों के लिए तो सत्य हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये फैले हुए आवेशों में भी प्रयोग किए जाते हैं, कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर में क्या है ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। अब तीसरा नियम है कि ये जो है यह नियम 10 के पावर -14 से कम दूरी के लिए नहीं लागू होती है। ठीक है, 10 के पावर -14 से कम दूरी के लिए नहीं लागू होती है। ठीक है, ये 10 के पावर -14 से ऊपर अगर कोई दूरी है, इससे ज़्यादा दूरी होगा तभी लागू होगा। अगर इससे कम दूरी होगा तो वहाँ पे कूलाम का नियम फेल हो जाएगा। यह नियम केवल 10 के पावर -14 से कम दूरी के लिए लागू होती है, 10 के पावर -14 से कम दूरी के लिए लागू नहीं होती है। याद रखिएगा, कूलाम के नियम के लिए पूछ देंगे ऑब्जेक्टिव में इसका दूरी कितना से अधिक होना चाहिए, तो क्या बताइएगा 10 के पावर -14 से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है कि यह नियम तब लागू होता है जब दोनों आवेश निर्वात में हो। दोनों आवेश कहाँ पे होना चाहिए? निर्वात में यह लागू होता है। निर्वात नहीं रहेगा तो वहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ पे 4 पॉइंट लिखवा दिए हैं, चारों अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हमारा यह आज का लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर आपको कैसा लगा है? इसमें सारे जितने भी 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी इसमें आ गए हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी जवाब हम लेकर आएंगे। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।